Join us at the Jaipur Dialogues Annual Summit 2024, a 3-day event filled with powerful discussions and thought-provoking ideas. 80+ speakers, 15+ sessions, one mission: reclaiming Bharat. Be part of a movement to rediscover and reshape the future of our nation. Register now. नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जब से भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल अमेंडमेंट का कार्यक्रम आरंभ किया है और एक प्रकार से ये कहें कि हिंदू एजेंडा पर वापस आने का काम आरंभ किया है, तब से पूरे देश में मुसलमानों में हलचल है। और वो हलचल जो है वो आपको उनकी प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हुई हैं हिंदू जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर, जिस प्रकार से पत्थर बरसाए गए हैं, जिस प्रकार से मंदिरों में, दुर्गा पूजा पंडालों में घुसकर और वहाँ पर उनको अपवित्र करने का कार्य किया गया है, लगता है जैसे कि एक योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा में झोंकने का कोई प्रयास किया जा रहा है, कोई योजना है। इसी क्रम में आपने बहराइच वाली पूरी घटना सुनी होगी, और बहराइच की घटना इसलिए अनूठी है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हुई है कि वहाँ भी इतनी हिम्मत होने लगी है लोगों की। खैर, उसका तो पूरा प्रतिकार हो जाएगा, क्योंकि हिम्मत तो यदि आप देखें तो हिम्मत तो बेचारे अतीक ने भी की थी। अतीक ने भी, वो वकील जो थे पाल साहब, उनकी हत्या कराई थी। उसके बाद क्या हुआ उसका ये सबको पता है। तो इनका भी अंजाम उसके आसपास ही होगा। ये मामला योगी आदित्यनाथ का है, आपने योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती दी है तो वो तो होगा। लेकिन ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मामला है, इस पर जो प्रतिक्रिया विपक्ष दे रहा है वो और भी विचित्र है। जी हाँ, और भी विचित्र है। आपको बताएं कि आज एक प्रकार से संपूर्ण विपक्ष ने ये मान लिया कि यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होकर रहेगा। आज मीटिंग थी वक्फ अमेंडमेंट बिल की, जेपीसी की, और उस जेपीसी में एक आपके अनवर मनप्पड्डी नाम के एक व्यक्ति, जो कि कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और वैसे जमातुल इस्लाम हिंद के एक सदस्य हैं, उनका प्रेजेंटेशन था। अब उनके प्रेजेंटेशन में उनके जो बातें कही उन्होंने, तो यह आरोप लगा के सारे विपक्ष के सदस्य जो थे वो बाहर चले गए। वक्फ कमेटी का उन्होंने बायकॉट कर दिया। एक ये लचर सा बहाना बना के कि साहब इनको जो है वो कर्नाटका सरकार के विरोध में बोलने दिया जा रहा है, जो कि नियमों के और रेगुलेशंस के विरुद्ध है, इसलिए हम इसका बायकॉट कर रहे हैं। सही बात यह है कि इन्होंने बायकॉट क्यों किया वो मैं बताता हूँ, क्योंकि बायकॉट करने के और भी बहुत कारण थे। और बायकॉट करने का एक बड़ा कारण यह था कि आज वक्फ बिल के सामने, वक्फ बिल जेपीसी के सामने आज कई हिंदू हितधारक उपस्थित हुए, जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं वो उपस्थित हुए, और सबसे बड़ी बात, 2 वकील जिन्होंने इस पूरे मामले को सिरे से उठाया, यानी कि विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय, ये दोनों भी आज जेपीसी के समक्ष उपस्थित हुए। तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 वकीलों को फेस करने की किसी भी प्रकार से हिम्मत और हिकमत इन विपक्षी सदस्यों में नहीं थी। इसलिए पहले से ही बहाना बना के भाग खड़े हुए, पहले से ही बहाना बना लिया कि साहब हम जो है वो रूल्स और रेगुलेशन के विरुद्ध यदि कोई प्रेजेंटेशन होगा तो हम उसको नहीं सहन करेंगे, इत्यादि इत्यादि करके, और भाग गए और बाहर जाके उल्टे पुल्टे जो है स्टेटमेंट देना आरंभ कर दिया उन्होंने। और बताएं आपको, ये तो जेपीसी में हुआ, और जेपीसी में जो हुआ ये स्पष्ट इंडिकेशन है कि जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, आपको ध्यान होगा कि
विष्णु शंकर जैन के साथ में मैंने वक्फ बिल के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड एक वीडियो किया था और उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उनको गिनाया था और ये कहा था विष्णु जी से कि भाई आपको बुलाया जाए तो ये बातें आप करेक्ट करवा दीजिएगा। तो विष्णु जी कल जा रहे हैं और जाके वो अपना जो डिटेल प्रेजेंटेशन भी देंगे और प्रेजेंटेशन के साथ में रिटन सबमिशन भी देंगे, उनमें ये सारी बातें आएंगी और निश्चित रूप से इनका ध्यान रखा जाएगा। और एक जो बड़ी कमी रह गई थी और वो बड़ी कमी ये रह गई थी कि भाई ये जो वक्फ ट्राइब्यूनल वाला जो है वो मामला भी, क्योंकि वक्फ ट्राइब्यूनल की जो दर्जा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी, उनको भी सबको वक्फ ट्राइब्यूनल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि लोगों को ये केवल बहुत परेशानी होती है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के नाम पे आपको जाना पड़ता है इतनी दूर ना, वो नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसके साथ में ये भी होना चाहिए बिल्कुल जिस प्रकार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि जहाँ पर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ था और उसको इन्होंने चेंज करके पर्सन हैविंग ग्रीवेंसेस किया था, वो परिवर्तित होना चाहिए और ये गैर मुसलमानों के ऊपर किसी भी तरह से लागू नहीं होना चाहिए। ये दो मुख्य चेंजेस आने चाहिए इसमें, और ये निश्चित रूप से आज हो गया होगा। जिस समय आप मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक वो हो चुका होगा। और आपको ये बताऊं कि इस पर इतना पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इतना हिला हुआ है। क्या कल केरला विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा, और वो रेजोल्यूशन कहता है कि साहब की वक्फ बिल को विड्रॉ किया जाए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को, क्योंकि यह असंवैधानिक है। अब इन अक्लमंदों से कोई ये पूछे कि भाई जो वक्फ बिल या जो वक्फ एक्ट पहले का बना हुआ है जो 1993 में ही 1995 में ही लागू हो गया था, तो यदि वो ओरिजिनल वक्फ एक्ट संवैधानिक है तो फिर उसमें जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो किस प्रकार से असंवैधानिक हो सकते हैं? असंवैधानिक होने का क्या क्राइटेरिया? असंवैधानिक होने का मतलब है या तो भाई कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट के पास, या फिर ऐसा कोई प्रावधान लाया जा रहा है जो संविधान के विरुद्ध है। वस्तुतः किया यह जा रहा है कि जो प्रावधान संविधान के विरुद्ध हैं उनको हटाया जा रहा है, ये हो रहा है। तो केरला सरकार ने अपनी विधानसभा में एक ऑफिशियल यानी कि सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन मूव करवाया जिसमें ये कहा गया कि साहब की वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए क्योंकि ये असंवैधानिक। अब केरला विधानसभा तो कुछ भी कर सकती है, आपको पता है इन्होंने तो वन नेशन वन इलेक्शन के विरुद्ध भी रेजोल्यूशन पास कर दिया था। अब ये बताएं कि किसी ऐसे बिल के संबंध में जिसको पास करने का अधिकार संसद के पास है, उसके कार्य क्षेत्र में दखल देते हुए यदि आप एक विधानसभा में रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो यह असंवैधानिक है या नहीं है? सही में तो आपका जो कार्य है वो असंवैधानिक है। लेकिन इसके पीछे जो बात है ना, वो पीछे यही बात है कि जो वक्फ के माध्यम से जो सारे उल्टे पुल्टे काम हो रहे थे और जो अशराफिया जो था वो पूरी तरह से कब्ज़ा करके बैठा हुआ था, और जिसके पास ये शक्ति थी कि वह अपने जो पसमानदा हैं, पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों में, उनके अधिकारों पर एक तरह से कब्ज़ा करके बैठ सकता था, उनको डरा सकता था, उनको अपने काबू में रख सकता था। वो ये देख रहा है कि उनका जो शिकंजा है वो ढीला हो जाएगा। और सारी प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हिंदुओं की ज़मीन कब्ज़ा पाएंगे या नहीं कब्ज़ा पाएंगे, वो तो 2013 से पहले वैसे भी कब्ज़ा नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय का जो कानून था वो इनको यह फ्रीडम नहीं देता था। अब जो नया कानून आएगा उसमें भी वो ये फ्रीडम इनके पास से चली जाएगी। उस समय भी ये किसी भी मुसलमान की ज़मीन कब्ज़ा कर सकते थे और उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे, ये इनके पास अधिकार उस समय था। तो इस कारण पूरा जो
पिछड़ा हुआ जो मुसलमान था, जिसको पसमानदा बोलते हैं, वो इनसे डरता था। और न केवल डरता था, ये एक तो ऊपर से पहले इनके पास में वो तकलीद वाला एक अस्त्र है कि भाई सारे लोगों को इन्हीं की नकल करनी है, जो ये अशराफियाँ हैं इनकी, इन्हीं के हिसाब से चलना है, नहीं तो फिर वो दोज़ख में जाएंगे। तो एक वो, और दूसरे ये टेरर, वक्फ का टेरर, पूरी तरह से टेरर बना रखा था इन्होंने। तो ये चूँकि ढीला हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, तो इस कारण में इनका सबसे अधिक समस्या इनको हो रही है। अब समस्या होती रहे, इसको लेकर तो कोई क्या करेगा, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि इन्हें अब पता चल गया है, जैसा कि अमित शाह जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, और इनको भी यह आभास हो गया है कि भैया यह बिल तो अब पास होके रहेगा। तो इसलिए अब ये इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं कि भाई बायकॉट कर दो। अरे कर दो बायकॉट, क्या अंतर पड़ेगा, हल्ला गुल्ला करोगे ना, पार्लियामेंट में भी तो तुम्हारी मेजॉरिटी नहीं है ना। टीडीपी को और जेडीयू को भी तो तुम वक्फ बिल के अमेंडमेंट के विरोध में नहीं ला पाए ना। तो जिसको कहते हैं राइटिंग इज ऑन द वॉल, नहीं पढ़ सकते तो टू बैड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।